Hello everyone, this is Farha Diba. Welcome to my channel and today in this video we will read a story Bholi which is chapter number 9 from Footprints Without Feet. So let's get started. तो यहाँ पे देखिए ये जो बोली है ना इट्स रिटन बाय के अब्बास का लिखा हुआ ये स्टोरी है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बॉक्स में देखते हैं क्या मेंशन है, उसके बाद हम लोग स्टोरीज रीड करेंगे। From her very childhood, Boli was a little slow. She had smallpox marks on her face and she stammered. तो बचपन से ही भोली जो थी ना वो लिटिल स्लो थी। लिटिल स्लो मीन्स वो अनइंटेलिजेंट थी, लैक ऑफ सेंस था, मतलब वो मतलब बुद्धू टाइप से थी। और यहाँ पे स्टोरीज बताएगा कि उसके पास सेंस नहीं था ज़्यादा, फिर वो तेज क्यों नहीं थी, तो ये सब सारा चीज़ स्टोरीज में हम लोग देखेंगे। शी हैड स्मॉल पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस एंड शी स्टैमर्ड, और उसके फेस में स्मॉल पॉक्स मार्क्स था और जब वो बात करती थी किसी से भी तो वो स्टैमरिंग करती थी। स्टैमर्ड यानी कि वो हकलाती थी। Why did her teacher take a special interest in her? और उसकी टीचर उस पर क्यों स्पेशल इंटरेस्ट लेती है? Did Boli measures up to her teachers' expectations? और क्या बोली अपने टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करती है? तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चूंकि ये स्टोरीज में हर नेम वो सुलेखा, बोली का नाम यहाँ पे सुलेखा था, रियल नेम था सुलेखा, हर नेम वो सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर बोली द सिंपलेटन। लेकिन बचपन से सभी लोग उसको भोली भोली कहकर बुलाते थे। और सिंपलेटन का मीनिंग होता है सिंपल गर्ल, वो एक सिंपल लड़की थी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। ये जो नंबरदार है क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर। चूंकि नंबरदार ये जो रामलाल थे ना, इनकी भोली फोर्थ डॉटर थी, वो चौथे नंबर की थी। When she was 10 months old, she had fallen off the couch on her head and perhaps it has damaged some part of her brain. तो जब वो 10 months old थी, जब वो 10 महीने की थी, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, वो बेड से गिर जाती है। अब छोटे बच्चे हैं बेड पे तो ऑब्वियस वो गिरेंगे अगर कोई वहाँ पे केयरिंग करने के लिए ना हो तो जब वो बेड से गिरती है ना, तो उस केस में क्या होता है, उसके ब्रेन में इंजर्ड होता है, मतलब ब्रेन का कुछ पार्ट्स जो है ना वो डैमेज हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू था। सो उसके बाद क्या होता है, दैट वाज व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज बोली द सिंपलेटन। और यही जो वजह हो गया कि उसे सब लोग मतलब वो बैकवर्ड हो गई, बैकवर्ड चाइल्ड कहलाने लगी, क्योंकि उसके पास सेंस नहीं था, मतलब ब्रेन में चोट आया था, ब्रेन का कुछ पार्ट डिस्टर्ब हो गया था, तो उसके कारण उसके पास उतना ज्यादा दिमाग नहीं था। तो इस केस में फिर लोग उसको भोली भोली भी कहते हैं, और वो एकदम सिंपल गर्ल थी। उसके बाद देखिए क्या होता है, एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, बट व्हेन शी वॉज 2 years old she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. तो देखिए होता क्या है ना, जब भोली का जन्म हुआ था तो उस टाइम पे सुलेखा जो थी ना वो वेरी फेयर, वो फेयर थी, वो प्रिटी थी, वो ब्यूटीफुल थी, स्मार्ट थी। बट क्या होता है, व्हेन शी वाज 2 years old, लेकिन जब वो 2 साल की होती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसे स्मॉल पॉक्स हो जाता है। और जब स्मॉल पॉक्स होता है ना, तो उस केस में सिर्फ उसका आईज बचता है, और बॉडी का जितना सारा पार्ट्स था ना सब मतलब स्मॉल पॉक्स का उसमें ब्लैक पॉक मार्क्स आ जाता है पूरे बॉडी में। बस आईज को छोड़कर, आईज तो सेव्ड रहता है, लेकिन एंटायर बॉडी जो ना परमानेंटली वो डिसफिगर्ड हो जाता है, और डीप ब्लैक पॉक मार्क्स उसके बॉडी में आ जाता है। तो उसके फेस में भी ना स्मॉल पॉक्स का जो मार्क्स था वो दिख रहा था। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, और जब तक वो 5 साल की वो हो चुकी थी, लेकिन 5 साल तक वो बोल नहीं सकती थी। और जब when at last she learned to speak she stammered, और जब वो बोलना शुरू की तो वो स्टैमरिंग करने लगी, वो हकलाने लगी, क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो बच्ची है इसका रियल नेम सुलेखा था, और बचपन से लोग उसे भोली कहते थे क्योंकि उसके पास उतना सेंस नहीं था, अनइंटेलिजेंट, और वो रामलाल की फोर्थ डॉटर थी। और जब वो 10 months की थी तो वो बेड से गिर जाती है, बेड से गिरती है तो ब्रेन के कुछ पार्ट में इंजर्ड हो जाता है, ब्रेन का कुछ पोर्शन डैमेज होता है, जिसके कारण उसके पास एकदम सेंस खत्म हो जाता है, और फिर वो अनइंटेलिजेंट हो जाती है। लास्टली फिर क्या होता है ना कि जब उसका जन्म हुआ था तो उस टाइम पे तो वो प्रिटी थी, फेयर थी, लेकिन जब वो 2 years की होती है तो उस टाइम पे उसे स्मॉल पॉक्स का अटैक आता है। तो स्मॉल पॉक्स होता है तो उसके कारण बस उसका आईज ही बचता है, और पूरे बॉडी में डीप ब्लैक पॉक मार्क्स आ जाता है, जो उसके फेस में भी दिखता है। उसके बाद लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, और वो 5 साल तक बोल नहीं पा रही थी। और जब वो बोलती है, जब वो बोलना सीखती है, तो उस टाइम पे वो स्टैमर्ड, मतलब वो हकलाती है, वो मतलब हर एक वर्ड के बाद वो पॉज लेती है, वो बोल ही नहीं पाती है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पैरा देखते हैं क्या है। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर
एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। तो जो अदर जो बच्चे थे ना वे लोग क्या करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे भोली का, क्योंकि जब वो बात करती थी तो वो स्टैमरिंग करती थी, वो हकलाती थी। तो इस केस में बच्चे हंसते थे और सभी लोग क्या करते थे, उसका कॉपी करते थे। मतलब भोली जब बोलती थी, स्टैमरिंग करती थी, हकलाती थी, तो बच्चे लोग भी उसके पीछे उसका नकल करते थे, कॉपी करते थे, इमिटेट करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। और जिसका ये परिणाम था कि वो बहुत कम बात करती थी, क्योंकि उसे पता था कि जब वो बोलेगी तो वो स्टैमरिंग करेगी, और जब वो स्टैमर करेगी, जब वो हकलाएगी तो बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, सब लोग उसका नकल करेंगे, तो इसलिए वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, और रामलाल के टोटल 7 चिल्ड्रन थे, 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, मतलब 3 बेटा और 4 बेटी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। अब भोली जो थी ना वो 7 में सबसे छोटी थी। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink। और वो एकदम रिच थे, फार्मर जो थे ना, रिच फार्मर्स हाउसहोल्ड। और वहाँ पे खाने पीने का भी कमी नहीं था, मतलब plenty to eat and drink, किसी चीज में कमी नहीं था रामलाल के पास। और बच्चे भी काफी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। So all the children except भोली were healthy and strong। जितने बच्चे थे सब हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे, बस भोली को छोड़कर। भोली हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नहीं थी। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges। और वो जो सन्स थे ना, जो 3 बेटे थे, उन लोगों को सिटी में भेजा गया था स्कूल्स में पढ़ने के लिए, और फिर बाद में वो लोग कॉलेज कर रहे थे। ऑफ द डॉटर्स, वो जो 4 बेटी थी, उन चारों बेटी में राधा द एल्डेस्ट, राधा जो थी वो बड़ी वाली थी। राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो चुकी थी। बड़ी वाली जो रामलाल की बेटी थी ना राधा, उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला's मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। और जो मंगला थी, जो सेकेंड डॉटर थी रामलाल की, उसकी भी शादी फिक्स हो चुकी थी। और यहाँ पे फिर क्या होता है, एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब मंगला की शादी हो जाएगी तो फिर रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा। रामलाल वुड थिंक ऑफ मीन्स थर्ड डॉटर के बारे में वो सोचेंगे, चंपा के बारे में, क्योंकि मंगला की शादी के बाद चंपा की शादी करनी है, तो चंपा की शादी के बारे में फिर वो डिसाइड करेंगे। They were good looking, वे लोग अच्छे थे, गुड लुकिंग थे, हेल्दी गर्ल्स, एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। क्योंकि ये जो राधा थी एल्डेस्ट वाली, उसकी शादी हो चुकी थी, मंगला की शादी फिक्स हो चुकी थी, फिर मंगला के बाद रामलाल अपनी थर्ड डॉटर की शादी करेंगे जो चंपा है। तो ये लोग गुड लुकिंग थे, ये लोग हेल्दी थे, स्ट्रॉन्ग थे, बट भोली नहीं थी, इसलिए इन लोगों के लिए ब्राइड ग्रूम ढूंढना बहुत ईजी था। मतलब ये लोग स्मार्ट थे ना, प्रिटी थे, हेल्दी थे, तो इन लोगों को मतलब कि आराम से इन लोगों के लिए ब्राइड ग्रूम ढूंढा जा सकता था, यानी कि दूल्हे को ढूंढा जा सकता था। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली। वो भोली को लेकर काफी ज्यादा चिंता में रहते थे, क्योंकि शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। क्योंकि भोली अच्छी भी नहीं दिखती थी और प्लस वो तेज भी नहीं थी। जब उसे स्मॉल पॉक्स हुआ था भोली को, तो उसके फेस में और पूरे बॉडी में जो डीप पॉक मार्क्स आ गया था, उसके कारण वो अच्छी नहीं दिखती थी। जबकि वो जन्म जब ली थी तो वो फेयर थी, प्रिटी थी, बट स्मॉल पॉक्स होने के बाद उसका फेस भी खराब हो गया था, इवन बॉडी भी खराब हो गया था। और जब वो कॉट से गिरी थी तो वो अनइंटेलिजेंस हो गई थी, मतलब सेंस भी नहीं था उसके ब्रेन में, ब्रेन के कुछ पार्ट्स में भी इंजर्ड हुआ था, तो डैमेज हो चुका था, तो ये सब सारा प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे रामलाल सोचते हैं कि ठीक है, मंगला की भी शादी फिक्स हो गई है, चंपा की शादी के बारे में सोचेंगे, लेकिन जब बात भोली का आता था तो वो वरीड हो जाते थे। और वो इसलिए वरी फील करते थे क्योंकि वो मतलब गुड लुक्स भी नहीं था और वो इंटेलिजेंट भी नहीं थी। देन क्या होता है, भोली was 7 years old when Mangla was married, and the same year a primary school for girls was opened in their village। तो मंगला की जब शादी हो रही थी ना, तो उस टाइम पे भोली का क्या एज हो रहा था, 7 years। वो 7 years की हो चुकी थी। और उसी साल क्या होता है, प्राइमरी स्कूल खुलता है विलेज में, एक प्राइमरी स्कूल को खोला जाता है बेसिकली गर्ल्स के लिए। The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony and he said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, so you must set an example to the villagers and you must send your daughter to school। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जिस टाइम पे मंगला की शादी हुई थी, उस टाइम पे विलेज में एक गर्ल्स के लिए स्कूल खोला जाता है, जहाँ पे तहसीलदार साहब आते हैं। और वो तहसीलदार साहब क्या करते हैं, वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, और वो वहाँ पे आते हैं मतलब ओपनिंग सेरेमनी में स्कूल का। तो रामलाल जो कि एक टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर थे, मीन्स रेवेन्यू ऑफिशियल, तो वो रिप्रेजेंटेटिव थे गवर्नमेंट का उस विलेज में। तो वहाँ पे उसको तहसीलदार जो है ना रामलाल को सजेस्ट करते हैं कि आप एक एग्जाम्पल बनिए सारे विलेजर्स के लिए, और सबसे पहले आप अपनी बेटी का एडमिशन कराइए उस स्कूल में, जो स्कूल को खोला गया था प्राइमरी स्कूल।
तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है ना, दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। तो यहाँ पे क्या होता है ना, उस रात में रामलाल जो है अपनी वाइफ से बात करते हैं कि तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल जो गर्ल्स के लिए खुला है गांव में, जहाँ पे वो ओपनिंग सेरेमनी में आए थे, तो वो रामलाल से कहते हैं कि आप अपनी बेटी को वहां पे एडमिशन करा दीजिए। तो ये रामलाल अपनी वाइफ से कंसल्ट करते हैं इस मैटर पे। तो वो कहती है कि क्या आप पागल हो गए हो, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, कि अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो फिर उससे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड बोली टू स्कूल एज इट इज, there is a little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let's the teacher of school worry about her. तो यहाँ पे जब रामलाल अपनी वाइफ से कंसल्ट करते हैं कि तहसीलदार साहब का कहना है कि वो अपनी बेटी को स्कूल में एडमिशन करा दे भोली को, तो उनकी वाइफ कहती है कि आप पागल हो गए हैं, अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो फिर उससे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। लेकिन तहसीलदार साहब को रामलाल इस बात को डिसओबे नहीं कर सकते थे, वो इनकार नहीं कर सकते थे, उनके पास इतना करेज नहीं था कि वो इनकार कर दे इस टॉपिक पे। तो एट लास्ट उनकी वाइफ डिसाइड करती है और कहती है कि भोली को स्कूल जाने दिया जाए, ठीक है, उसका एडमिशन करा दिया जाए, वो स्कूल जाएगी, क्योंकि उसके पास एक लिटिल चांस है कि उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उसका अगली फेस है और लैक ऑफ सेंस, क्योंकि भोली अच्छी भी नहीं दिखती है, उसके पास सेंस भी नहीं है, तो उसकी शादी होने का कोई चांस नहीं है। तो लेट द टीचर्स ऑफ स्कूल वरी अबाउट हर। तो ठीक है, स्कूल के टीचर थोड़ा उसके बारे में सोचे, उसके फ्यूचर के बारे में सोचे। तो ये कहकर यहाँ पे क्या होता है, रामलाल की जो वाइफ है फिर वो सजेस्ट करती है कि ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर क्या होता है, नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं, द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विथ मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। तो यहाँ पे रामलाल चूंकि भोली के पापा हैं तो वो कहते हैं कि चलो मेरे साथ में तुम्हें स्कूल ले जाना चाहता हूँ, आई विल टेक यू टू स्कूल। भोली वॉज फ्राइटेंड, और भोली तो चूंकि डरी हुई थी। She did not know what a school was like, and she remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. तो भोली को तो पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है, वो तो डरी हुई थी। फिर उसे कुछ याद आता है लक्ष्मी गाय के बारे में कि कुछ दिन पहले जो उसकी गाय है लक्ष्मी, उसको घर से बाहर ले जाया गया, फिर उसे बेच दिया गया। तो ये क्या रिप्लाई करती है, ना नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रेव। तो वो क्या करती है, बहुत तेज वो मतलब डर से वो चिल्लाती है और अपने हाथ को अपने पापा के हाथ से छुड़ा लेती है। क्यों? क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। व्हाट्स द मैटर विथ यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल। तो रामलाल एकदम जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि क्या मैटर है, बेवकूफ जैसा हरकत कर रही हो मूर्ख, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे। फिर वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि इसे एक अच्छा सा कपड़ा पहना दो, नाइस ड्रेस, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। क्योंकि अगर वहाँ पे जो टीचर्स है और जो स्कूल गर्ल्स है वे लोग जब भोली को देखेंगे इस तरह से तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे। तो क्या होता है, फिर उसके पापा उसको अपनी वाइफ से कहते हैं, रामलाल कहते हैं अपनी वाइफ से कि भोली को एक अच्छा सा ड्रेस पहनाने के लिए। देन उसके बाद क्या होता है, न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स। तो होता क्या है कि नया क्लॉथ तो कभी भोली के लिए बनता नहीं था, जो ओल्ड ड्रेसेस था जो उसकी सिस्टर का वो सब भोली पहनती थी, अपनी एल्डर सिस्टर का ड्रेस पहनती थी। कोई ये भी केयर नहीं करता था कि भोली का कपड़ा बनवाना है या भोली का कपड़ा धोना है। But today she was lucky to receive clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आज वो बहुत ज़्यादा लकी थी क्योंकि आज उसे क्लीन ड्रेस मिला पहनने के लिए, और वो ड्रेस चूंकि काफ़ी ज़्यादा वॉश हुआ था तो वॉश होने से उसका साइज छोटा हो गया था और वो चंपा को फिट नहीं बैठता था। तो वो एक्चुअल में वो ड्रेस चंपा का था जो भोली को दिया जा रहा था पहनने के लिए। तो फिर उसके बाद वो तो बहुत लकी फील कर रही थी कि आज उसे इतना कुछ किया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। तो उसे नहाया भी गया, उसके सर पे ऑयल अप्लाई किया गया, तेल उसकी मम्मा उसको लगाती है, कॉम्ब करती है उसके बाल में। ओनली देन शी डिड बिगिन टू बिलीव दैट शी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर दैन हर होम। तो ये सब प्रिपरेशंस को देख करके भोली को बिलीव हो जाता है कि उसे कहीं अच्छा जगह ले जाया जा रहा है, और खासकर मतलब उसे ले जाया जा रहा था स्कूल, तो उसे पता नहीं था, तो उसे बस इतना बिलीव होता है कि वो कहीं अच्छी जगह जा रही है जो उसके घर से ज़्यादा बेटर है।
देन फिर क्या होता है उसके बाद नेक्स्ट में व्हेन दे रीच्ड द स्कूल the children were already in their classrooms and Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes, and there were several rooms, and in each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates, and the headmistress asked Boli to sit down in a corner in one of the classroom. तो फिर क्या होता है, चूंकि वो उसको तो प्रिपेयर कर दिया गया, उसके बाद जब भोली को स्कूल ले गए उसके पापा रामलाल, देन जब वो क्लासरूम में जाती है तो रामलाल जो है हेड मिस्ट्रेस को भोली का हाथ पकड़ा देते हैं, क्योंकि फिर वो स्कूल से उनको रिटर्न आना है भोली को छोड़कर। तो फिर वो जब वो जाते हैं तो हेड मिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर देते हैं भोली को। जब वो पुअर गर्ल चुकी अब अकेली हो गई, पापा चले गए, देन क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो एकदम अपने चारों तरफ वो देखती है, अपने आसपास देखती है। वहाँ पे बहुत सारे रूम्स थे, कमरे थे, क्लासरूम थे, एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन द मैट्स, और उसकी जैसी लड़कियाँ सारी थी वहाँ पे। वो लोग सब मैट में बैठी हुई थी, चटाई पर बैठी हुई थी, और वे लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोग बुक्स पढ़ रहे थे, कुछ लोग स्लेट्स में लिख रहे थे। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, और भोली की जो हेडमिस्ट्रेस है भोली को क्लासरूम में कॉर्नर में बैठने के लिए कहती है। Boli did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. तो भोली को तो ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली स्कूल क्या है, बट वहाँ पे क्या होता है ना कि जब वो देखती है बहुत सारी गर्ल्स को, आसपास बहुत सारी लड़कियाँ प्रेजेंट हैं, तो उसके बाद क्या होता है, शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। तो वो वहाँ पे होपफुली सोचती है कि इतनी सारी गर्ल्स में कोई एक गर्ल उसकी फ्रेंड बन सकती है, तो उसे थोड़ा सा अच्छा फील होता है। देन फिर क्या होता है, द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट बोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। तो वहाँ पे चूँकि क्लासरूम में एक लेडी टीचर थी क्लास में, और वो कुछ कह रही थी सारे स्टूडेंट से, तो उस केस में वो जो भी बोल रही थी भोली को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। उस टाइम पे भोली क्या करती है, जो वॉल में पिक्चर्स लगे हुए थे वो उसको देखती है। द कलर फैसिनेटेड हर, और चूँकि कलर तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था भोली को। देन क्या होता है, द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। तो वो उस वॉल के पिक्चर्स में देखती है, एक घोड़ा देखती है, हॉर्स देखती है ब्राउन कलर का, और वो सेम उस हॉर्स की जैसा था जो तहसीलदार उस घोड़े पे बैठ करके विलेज में घूमते थे, सेम उसी तरह का हॉर्स था। उसके बाद उसे पिक्चर्स में नेक्स्ट क्या दिखता है, नेक्स्ट में वो देखती है द गॉट, बकरी देखती है वो। द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर, और वो सेम ब्लैक कलर की गॉट थी जो उसके पड़ोस में जो बकरी थी ब्लैक कलर की, बस उसी सेम उसी तरह का उसे बकरी दिख रही है पिक्चर्स में। देन फिर क्या होता है उसके बाद, द पैरोट वॉज ग्रीन लाइक द पैरोट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। उसके बाद उसे पैरोट्स देखा पिक्चर में, वो पैरोट जो दिखा वो जो आम के बाग में जो तोता देखी थी ना ग्रीन कलर का, बस उसी तरह का वो पिक्चर में भी वही सेम तोता उसे दिख रहा था। देन क्या होता है, एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो पिक्चर में जो काउ बना हुआ था, जो गाय बनी हुई थी, वो भी लक्ष्मी के जैसा सेम थी, जो उसकी गाय थी लक्ष्मी वो बस सेम उसी तरह। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और फिर वो अचानक से क्या नोटिस करती है कि टीचर उसके साइड में खड़ी है और भोली को देखकर वो स्माइल कर रही है, क्योंकि भोली तो पिक्चर्स को देखने में बिजी थी। तो इस केस में फिर क्या होता है, देन यहाँ पे टीचर उससे कुछ क्वेश्चन करती है, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। टीचर पूछ रही है व्हाट्स योर नेम, क्योंकि भोली का नाम जानना चाह रही थी। तो भोली का रिस्पॉन्स क्या आता है, भो भो भो, शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। और फिर वहां पे वो भो भो स्टैमरिंग करती, क्योंकि भोली तो स्टैमरिंग करती थी ना, वो बोलने में हकलाती थी, एवरी सिंगल वर्ड में वो पॉज लेती थी। तो यहाँ पे वो कहती है भो भो, शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, और उससे ज्यादा वो बोल नहीं पाई। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. फिर वो इतना बोल करके बोली वो रोने लगती है, और जब वो रोने लगती है ना तो सारे टीयर्स, चूंकि आंसू गिरने लगते हैं उसकी आंख से, वो बहुत हेल्पलेस हो जाती है उस सिचुएशन में।
and she kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. तो फिर वो क्या होता है ना, कॉर्नर में वो बैठ जाती है और वो मतलब हेड उसका डाउन रहता है, वो एकदम सर नीचे की रहती है, क्योंकि उसे इंसल्ट फील हो रहा था उस केस में, तो वो अपने सर को भी नहीं उठाती है, बहुत हेल्पलेस हो चुकी है, अब वो कोने में बैठी हुई है, उसे मतलब हिम्मत भी नहीं है कि वो ऐसे नजर उठाकर देख सके, क्योंकि गर्ल्स वहां पे थी और उसे ऐसा एहसास भी हो रहा था कि सब लोग हंस रहे हैं उस पर। देन क्या होता है, when the school bell rang, the girl scurried out of the classroom, but Boli dared not to leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. तो चूंकि होता क्या है, जब घंटी बजती है तो जितनी गर्ल्स थी ना, स्कर्ड मीन्स मूव फास्टली इन अ हरी, तो यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी गर्ल्स थी वो एकदम बहुत तेजी से वहां से क्लासरूम से निकलने लगी बेल रैंग होने के बाद। लेकिन भोली जो थी ना, वो अपने कॉर्नर में बैठी हुई थी, उसका हेड डाउन था और वो सॉबिंग कर रही थी, वो सुबक रही थी, ठीक है। देन क्या होता है, भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। तो होता क्या है कि चूंकि वो अपने क्लासरूम के कॉर्नर में बैठी हुई थी, वो सॉबिंग कर रही थी, हेड डाउन था, तो उस केस में क्या होता है ना, भोली के टीचर उसे बहुत मतलब कि सॉफ्ट वॉइस में, बहुत सूदिंग वॉइस में कहती है भोली। तो ये सुनकर भोली को ना, ये जो है उसके एकदम मतलब वो हार्ट टचिंग था, वो उसके दिल को छू लेता है कि इतना सॉफ्ट और इतना सूदिंग वॉइस में उसे लाइफ में कोई नहीं बोला था। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम कि किसी टीचर ने बोला। तो उसके बाद फिर क्या होता है नेक्स्ट में, गेट अप सेड द टीचर, इट वाज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, भोली गॉट अप। तो जब उसके टीचर कहती है उसको गेट अप सेड द टीचर, इट वाज नॉट अ कमांड, वो एक कमांड नहीं था भोली के लिए, गेट अप वो बस एक फ्रेंडली सजेशन था। बहुत अच्छे से टीचर उसको बहुत सॉफ्ट वॉइस में बोली, तो भोली जो है ना वो खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी योर नेम, उसके बाद उसके टीचर पूछती है नाम क्या है तुम्हारा। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, जब उसे नाम बताने का बात आया तो चूंकि पूरे बॉडी से स्वेटिंग हो रहा था, वो एकदम पसीना पसीना हो गई थी। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, तो उसे लगता है कि क्या वो अगर वो अभी स्टैमरिंग टंग, चूंकि वो हकलाती थी, बोल नहीं पाती थी, तो उसे ऐसा लगता है कि क्या अभी वो फिर से इंसल्ट फील कर जाएगी, उसे वो अच्छा नहीं लग रहा था बोलने में, क्योंकि वो तो स्टैमरिंग करती थी, तो वो सोच रही है इस बात को कि फिर से वो स्टैमरिंग करके अपना नाम बताएगी, तो उसे ये सोचकर बहुत खराब लगने लगा। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, लेकिन ये सोचने के बाद भी कि अगर वो बोलेगी, स्टैमरिंग करेगी तो उसका इंसल्ट होगा, ये सोचने के बाद फिर वो सोचती है कि चूंकि इस काइंड वुमन के लिए जिसका वॉइस इतना सॉफ्ट था, इतना सूदिंग था, वो मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी, तो मुझे मतलब शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, वो सोचती है कि मुझे एफर्ट करना चाहिए, मतलब मुझे बोलना चाहिए। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, वो सोचती है कि उसकी जो टीचर इतना सॉफ्ट वॉइस में उसे बोली है तो उसे ट्राई करना चाहिए और उसे अपना नाम बताना चाहिए। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और उसे ऐसा बिलीव हो रहा था कि उसे ऐसा मन से लग रहा था कि वो उसका मजाक नहीं उड़ाएगी टीचर के सामने, मतलब उसे बहुत ज़्यादा मतलब फील हो गया कि उसे इंसल्ट फील नहीं होगा और वो अपना एफर्ट पुट करे और वो अपना नाम बता दे। देन क्या होता है, भो 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 शी बिगैन टू स्टैमर, तो फिर से वो भो 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 इस तरह से करने लगी, वो स्टैमरिंग करने लगी। वेल डन द टीचर इनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम, तो यहाँ पे उसके टीचर उसे इनकरेज करती है और फिर कहती है कम ऑन द फुल नेम, भो भो भोली। लास्ट में क्या होता है, वो भो भो करके वो भोली बोल देती है। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. लास्टली वो बोल लेती है और उसे इतना अच्छा लगता है, अंदर से उसे रिलीफ फील होता है कि ये उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देन क्या होता है, वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, फिर टीचर उसको प्यार से थपथपाती है और कहती है पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। तो यहाँ पे उसके टीचर कहती है कि अपने दिल से उस डर को तुम दूर कर लो और तुम सब लोगों के जैसा एक दिन बहुत अच्छा बोल पाओगी। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, तो बोली अपने टीचर की तरफ देखती है, ऊपर देखती है, वो मींस इट सीम्स कि वो पूछना चाह रही थी कि सच में ऐसा होगा कि मैं एक दिन दूसरों के जैसा बोल पाऊंगी। yes it will be very easy, you just come to school every day, will you come? बोली nodded।
तो यहाँ पर उसकी टीचर कहती है यस यस ये बहुत ईजी है, तुम हर दिन स्कूल आना। और भोली जो है जब वो पूछती है भोली को विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नॉडेड। तो भोली चूंकि यहाँ पे बस नॉड करती है अपने हेड से, वो बोलती नहीं है। तब उसके टीचर कहती है नो से इट अलाउड, तुम जोर से कहो। देन व्हाट शी सेड या यस एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। अब भोली चूंकि बोलकर यस बोलकर वो सरप्राइज हो जाती है कि वो बोल पाई। देन फिर क्या होता है, डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक। फिर क्या उसकी जो टीचर है उसे क्या कहती है, डिडंट आई टेल यू, मैंने बोला ना कि वो बोल पाएगी, नाउ टेक दिस बुक। फिर वो से उसको एक बुक हैंड ओवर करती है। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, और बुक में बहुत अच्छा पिक्चर था। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, जैसे यहाँ पे डॉग है, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरोट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक अ लक्ष्मी। And with every picture was a word in big black letters। और जितना भी उसमें पिक्चर्स था ना, सब वर्ड जो उसमें लिखा हुआ था पिक्चर्स के नीचे सारा बिग ब्लैक लेटर्स में था। देन क्या होता है यहाँ पे फिर नेक्स्ट में, इन 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book। यहाँ पे टीचर कहती है कि विद इन अ मंथ तुम ये बुक को रीड कर लोगी, फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट बड़ा बुक दूंगी, देन अ स्टिल बिगर वन, उसके बाद उससे भी बड़ा बुक दूंगी। इन अ टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब तुम बहुत ज्यादा नॉलेजेबल रहोगी और विलेज में तुम्हारे इतना कोई लर्नड नहीं होगा। Then no one will ever be able to laugh at you। और फिर तुम्हारे पे कोई नहीं हंसेगा। People will listen to you with respect। सब लोग तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे। And you will be able to speak without the slightest stammer। और तुम बिना थोड़ा सा भी हकलाए हुए तुम आराम से बोल लोगी। Understand? Now go home and come back early tomorrow morning। फिर उसके टीचर कहती है ठीक है तुम घर चले जाओ और फिर कल तुम अर्ली मॉर्निंग स्कूल आ जाना। Bolly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing। बोली को ऐसा फेल्ट होता है कि अचानक से कि सारा जो मंदिर में जो है घंटियां बज रही है। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और स्कूल के सामने जो पेड़ थे उसमें क्या था, स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू अ बिग रेड फ्लावर्स। उसमें बड़े बड़े लाल फूल खिले हुए हैं। हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। और चूंकि उसका जो हार्ट था ना वो थ्रॉबिंग कर रहा था, मतलब जिस तरीके से हार्ट बीट हो रहा था और उसे ऐसा अंदर से एहसास हो रहा था एक नई आशा और एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। तो ये था। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या होता है। Thus the years passed, the village became a small town, the little primary school became a high school, and there were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill। The mail train began to stop at their railway station। तो ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जब ईयर पास्ट हो जाता है, मैनी ईयर्स पास्ट, बहुत सारे साल के बाद फिर क्या होता है, जो विलेज है वो स्मॉल टाउन बन जाता है। वहाँ पे जो लिटिल प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल में चेंज हो जाता है। और वहाँ पे एक सिनेमा घर भी बनता है जो टिन शेड के नीचे में, लोहे वाले जो छप्पर होते हैं उसके नीचे में वहाँ पे सिनेमा घर है। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, कॉटन गिनिंग मिल भी सेटअप होता है, रुई को धुनाई करने वाला। देन द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और वहाँ पे वो स्मॉल टाउन में एक्सप्रेस ट्रेन भी रुकना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है, वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशाम्बर्स प्रपोजल। तो एक रात क्या होता है, जब डिनर के टाइम पे रामलाल अपनी वाइफ से कहते हैं कि आप इफ़ ही शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ बिशाम्बर का प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे रामलाल की वाइफ क्या कहती है, यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। वो कहती है कि भोली काफ़ी ज़्यादा लकी होगी कि उसे इतना रिच ब्राइड ग्रूम मिलेगा, मतलब इतने रिच मैन से भोली की शादी होगी। अ बिग शॉप जिसका एक बड़ा सा दुकान है, अ हाउस ऑफ हिज ओन जिसका अपना खुद का घर है, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और उसके बैंक में मैंने सुना कि कुछ वो सेविंग भी रखा है। मोरओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और तो और वो दहेज भी नहीं लेगा, वो डाउरी भी नहीं चाहिए उसे। दैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रामलाल चूंकि सुनते हैं वाइफ क्या कह रही है, उसके बाद रामलाल यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन वो उतने यंग एज का नहीं है, वो लगभग मेरे एज का ही है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो थोड़ा लंगड़ा कर चलता है। मोरओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और फर्स्ट वाइफ से जो बिशाम्बर के बच्चे हैं वे लोग बड़े हो चुके हैं।
So what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it is not great age for a man. तो यहाँ पे रामलाल की वाइफ क्या कहती हैं, भोले की मदर, तो उससे क्या मैटर है, 45 और 50 ये कोई ज़्यादा एज नहीं है. We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense. तो यहाँ पे भोले की मदर कहती है कि हम लोग तो लकी हैं कि वो कोई अनदर विलेज से है जिसे ये नहीं पता कि भोली के फेस में पॉक मार्क्स है और वो एक अनइंटेलिजेंट गर्ल है, मतलब उसके पास सेंस नहीं है और पूरे फेस में बॉडी में पॉक मार्क्स है, क्योंकि जब उसे स्मॉल पॉक्स हुआ था तो उसके फेस में पॉक मार्क्स आ गया था. तो बिशाम्बर तो दूसरे विलेज से है, बिशाम्बर को नहीं पता ये सब चीज़. फिर क्या होता है, इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ. तो यहाँ पे भोले की मदर कहती है कि अगर हम लोग प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं बिशाम्बर का, तो फिर भोली की शादी कभी नहीं होगी. तो फिर नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से. तो रामलाल क्या कहते हैं, रामलाल तो चूंकि कह रहे हैं कि भोली क्या सोचेगी, व्हाट शी विल से, क्योंकि वो तो उसके फादर के एज का था एंड वो थोड़ा सा लंगड़ा कर भी चलता था, तो ये सब सारा चीज़. देन फिर क्या होता है, व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज लाइक अ डम काउ. तो फिर यहाँ पे भोली की मदर क्या रिस्पॉन्स करती है कि वो एक अनइंटेलिजेंट गर्ल है, वो शी इज लाइक अ डम काउ, वो क्या कहेगी, वो क्या सोचेगी. तो यहाँ पे फिर रामलाल क्या कहते हैं, मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल. तो वो विस्परिंग करते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि तुम सही कह रही हो. And in the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her couch, listening to her parents' whispered conversation. अब भोली चूंकि अनदर साइड में अनदर रूम में थी और वहाँ से वो अपने बेड पे लेटी हुई थी, वो जगी हुई थी और ये सारा कन्वर्सेशंस मम्मी और पापा के बीच जो भी कन्वर्सेशन हो रहा था भोली सुन रही थी और वो सुन चुकी थी. देन फिर क्या होता है नेक्स्ट में, बिशाम्बर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर. ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग. फिर लास्टली वो दिन आ जाता है, वो शादी वाला दिन आ जाता है. उस दिन क्या होता है, बिशाम्बर नाथ जो थे वो तो एक रिच शॉपकीपर थे, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े दुकानदार थे, वो काफ़ी ज़्यादा रिच थे. ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग. वो अपने वेडिंग में अपनी शादी के दिन बहुत सारे फ्रेंड्स को लेकर आते हैं पार्टी में, रिलेशंस को लेकर आते हैं. अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स. और वहाँ पे क्या था, जो ब्रास बैंड था, जो पितल का जो बैंड था, जो लोग म्यूजिशियन बैंड के लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे, इंडियन फिल्म का ट्यून प्ले कर रहे थे और आगे आगे वे लोग थे जुलूस में, प्रोसेशन में वो लोग आगे आगे चल रहे थे. और वो जो बिशाम्बर नाथ थे, जो खास मतलब जो दूल्हा थे, जो ब्राइड ग्रूम थे, वो एक सजे हुए घोड़े में डेकोरेटेड हॉर्स में वो राइड कर रहे थे, वो बैठे हुए थे. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर. और रामलाल जब देखते हैं कि इतना ज़्यादा मतलब ग्रैंड वेडिंग और इतना अच्छा से बारात को लाया गया है, वेल अरेंज्ड था सब कुछ, तो ये सब देखकर वो एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि he had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. क्योंकि वो कभी ये सोचे नहीं थे, वो कभी ड्रीम भी नहीं किए थे कि फोर्थ डॉटर भोली की शादी में इतना ज़्यादा मतलब सब कुछ बहुत अच्छा होगा. और इट इज़ लाइक मतलब कि वो सोचे नहीं थे कि वो इतना ग्रैंड वेडिंग होगा, इतना पॉप शो होगा. सो भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक. तो भोली की जो एल्डर सिस्टर थी ना, राधा, वो भी आती है इस ओकेजन में और वो चूंकि भोली का इस लक को देख करके वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही थी. उसके बाद फिर लास्ट क्या होता है, जब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, देन जब उस व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रिस्ट सेड. जब वो शुभ घड़ी आया ना, ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रिस्ट सेड, तो वहाँ पे जो प्रिस्ट थे, जो साधु थे, वो क्या कहते हैं, ब्रिंग द ब्राइड. फिर वो कहते हैं दुल्हन को लाने के लिए. भोली क्लैड इन अ रेड सिल्क एंड ब्राइडल ड्रेस. और भोली रेड कलर में सिल्क का वो साड़ी पहनी हुई थी, वो ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई थी. वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस. उसको दुल्हन की जगह पे लाया गया. नियर द सैक्रेड फायर, जहाँ पे होली फायर जल रहा था ना, वहाँ पे उसको लाया गया, भोली को, दुल्हन को लाया गया. उसके बाद क्या होता है, गर्ल एंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशाम्बर नाथ. तो बिशाम्बर नाथ के एक दोस्त कहते हैं बिशाम्बर नाथ को, ब्राइड ग्रूम को, गर्ल एंड द ब्राइड मतलब कि भोली को माला पहनाने के लिए कहते हैं. देन क्या होता है,
द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गर्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। तो यहाँ पे जो ब्राइड ग्रूम थे, जो विशांबरनाथ, वो माला को उठाते हैं और वो येलो मैरीगोल्ड्स का बना हुआ गर्लैंड था, बहुत अट्रैक्टिव था। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। तो वहाँ पे एक लेडी थी जो वहाँ पे एक लेडी खड़ी थी जो उसके घूंघट को, जो सिल्क घूंघट था, वेल मीन्स घूंघट, वो उसके घूंघट को हटा देती है भोली के फेस से। एक लेडी थी वहाँ पे जो उसके फेस से घूंघट को हटाती है। उस केस में क्या होता है, विशांबर टुक अ क्विक ग्लांस, क्योंकि वो माला लेकर खड़े थे, जैसे भोली के फेस से वो सिल्क वाला घूंघट हटता है ना, तो विशांबर मतलब उसको देखते हैं, और जैसे वो देखते हैं ना, द गर्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड, उनके हाथ में माला एकदम स्टॉप हो जाता है, वो गर्लैंड नहीं करते हैं, वो एकदम खड़े हो जाते हैं। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। और उस टाइम पे भोली जो ब्राइड थी वो अपने फेस में फिर से वो कवर कर लेती है, घूंघट को थोड़ा नीचे खींच लेती है फेस पर। Have you seen her? said विशांबर to the friend next to him। और यहाँ पे क्या होता है ना, विशांबर अपने फ्रेंड से कहते हैं जो उसके बगल में खड़े थे कि क्या तुमने उसे देखा? She has pock marks on her face। उसके फेस में पॉक मार्क्स है। तो चूंकि पॉक मार्क्स उसके फेस में दिख गया, क्योंकि जब घूंघट हटा तो विशांबर जब गर्लैंड करने वाले थे उस टाइम पे वो देख लिए, वो नोटिस कर लिए। तो फिर इसके बाद क्या होता है, सो व्हाट यू आर नॉट यंग आइदर। तो यहाँ पे विशांबरनाथ के जो फ्रेंड थे फिर वो क्या रिप्लाई करते हैं कि सो व्हाट यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो उतने ज्यादा यंग नहीं हो, अट्रैक्टिव नहीं हो। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज। तो यहाँ पे विशांबरनाथ ब्राइड ग्रूम क्या कहते हैं, हो सकता है, लेकिन अगर मैं भोली से शादी करूंगा, अगर मैं इस लड़की से शादी करूंगा, तो फिर इसके फादर को मुझे 5000 देना होगा। रामलाल went and placed his turban as honor at विशांबर's feet। तो ये सुनकर रामलाल, भोली के फादर, क्या करते हैं, वो अपनी पगड़ी को उतारकर विशांबर, जो ब्राइड ग्रूम जो दूल्हा था, उसके फीट में जाकर रख देते हैं। और फिर वो कहते हैं डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो टेक 2000 रुपीज। फिर वो कहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट लोग थे, बहुत बड़ा गैदरिंग था, तो वो कहते हैं कि आप 2000 रख लो और इस तरह से मुझे इंसल्ट मत करो। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। बट यहाँ पे विशांबरनाथ ब्राइड ग्रूम क्या रिएक्ट करते हैं, क्या रिप्लाई करते हैं कि नहीं, मुझे 5000 चाहिए और नहीं तो मैं चला जाऊंगा, अपनी बेटी को रख लो। तो ये जो सिचुएशन यहाँ पे चल रहा था, उसके बाद क्या होता है, Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village, then out with 5000। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रामलाल कहते हैं कि टू हैव सम मर्सी, थोड़ा सा दया के लिए वो कहते हैं कि थोड़ा मतलब मर्सी दिखाने के लिए कि उनके पास पैसा नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ गया है। तो वो कहते हैं कि अगर आप वापस चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, फिर मैं अपने गांव में फिर मैं कभी अपना फेस दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। फिर लास्टली डन होता है 5000 से ही, क्योंकि विशांबरनाथ रेडी नहीं होते हैं, उन्हें विशांबरनाथ को 5000 ही चाहिए। देन फिर क्या होता है, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपनड द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स एंड ही प्लेस्ड द बंडल्स एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट। उसके बाद वहाँ से रामलाल चले जाते हैं, फिर वो जाते हैं, वो चूँकि वीपिंग कर रहे थे, वो रो रहे थे, और फिर वो जा करके अपना अलमीरा को खोलते हैं, वो मनी काउंट करते हैं, उसके बाद वो लाकर वो विशांबरनाथ के फीट में 5000 प्लेस कर देते हैं, वो रख देते हैं वहाँ पे। देन क्या होता है, On Vishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced। तो जब वो 5000 ला के विशांबर के फीट में रखते हैं ना, दूल्हे के पैर के पास, तो उस टाइम पे फिर क्या होता है ना, विशांबर एकदम उसके, चूंकि उसके फेस में पूरा ग्रीडीनेस दिख रहा था कि किस तरह से वो लालची वे में बिहेव कर रहा था, और फिर वो मतलब वो जो लोग जीत जाते हैं, तो जीतने मतलब खुशी से जो लोग मुस्कुराते हैं, जीतने के बाद जो स्माइल करते हैं लोग, वो उसी तरह से उसे लगता है ऐसा विशांबरनाथ को कि मैं जीत गया हूँ, मेरी विक्ट्री हो गई है। फिर वो स्माइलिंग फेस मतलब वहाँ पे क्रिएट करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि गिव मी द गर्लैंड, ही अनाउंस्ड। फिर वो वहाँ पे सभी लोगों के बीच में वो कहते हैं, माला मांगते हैं कि भोली को पहनाना है, गर्लैंड करना है। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were now downcast। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार जब वो फिर गर्लैंड के लिए जब वो बोलते हैं, तो उस सिचुएशन में एक बार और भोली का जो घूंघट था ना, वो उसके चेहरे से हट जाता है, और उस टाइम पे वो नीचे नहीं देख रही थी। That time she was looking up, वो ऊपर देख रही थी, and right she was looking at her prospective husband, और वो सीधा अपने होने वाले हस्बैंड को देख रही थी। And in her eyes there was neither anger nor hate
ओनली कॉल्ड कंटेम्प्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जब घूंघट हट जाता है तो फिर वो सीधा, वो तो नीचे नहीं देख रही है, वो ऊपर देख रही है, और वो विशांबर नाथ को देख रही थी। वो गुस्से में नहीं थी, वो नफरत के मतलब नज़र से वो इस तरह से नहीं देख रही थी, लेकिन वो डिसरिस्पेक्ट वे में देख रही थी। देन क्या होता है उसके बाद, विशांबर रेज्ड द गर्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। और फिर विशांबर क्या करते हैं, गर्लैंड को उठाते हैं और सोचते हैं कि वो भोली के गले में डाल देंगे, दुल्हन के गले में डालना था। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन ऐसा होने से पहले, उसके ऐसा करने से पहले क्या होता है, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रिक ऑफ लाइटनिंग एंड द गर्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। वो भोली क्या करती है, मतलब बहुत तेजी से वो अपने हैंड से क्या करती है, वो गर्लैंड को वो पकड़ती है और फिर वो उसको होली फायर जो था ना उसी में वो फेंक देती है। एंड दैट वाज थ्रोन इन फायर, गर्लैंड वाज थ्रोन इन फायर। उसके बाद शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। उसके बाद फिर वो उठती है और वो जो उसका सिल्क वेल था, जो घूंघट था, वो उसको भी उठाकर फेंक देती है। देन पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors, सब लोग वहाँ पे थे प्रेजेंट। तो वो कहती है क्लियर लाउड वॉइस में कहती है, क्योंकि लोग तो जानते थे कि वो स्टैमरिंग करती है, वो क्लियरली बोलती नहीं है, शी इज लाइक अ डम काउ, लैक ऑफ सेंस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फिर वो कहती है पिताजी बहुत लाउड और क्लियर वॉइस में, जहाँ पे सब लोग प्रेजेंट होते हैं उस टाइम पे। और ये सुन करके वी स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। तो यहाँ पे सब लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि बिना वो थोड़ा भी स्टैमरिंग किए हुए, हकलाए हुए, वो कितना क्लियरली बोल रही थी। देन पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। फिर वो कहती है पिताजी टेक बैक योर मनी, आप अपना पैसा वापस ले लें, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, थंडर स्ट्रक मीन्स शॉक्ड, और रामलाल जो है ये सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। द गेस्ट बिगैन टू विस्पर, सारे गेस्ट लोग वहाँ पे विस्परिंग करने लगते हैं, धीरे धीरे फुसफुसाने लगते हैं। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। वो उन लोगों को लगता है कितना खराब, मतलब खुद से वो लोग विस्परिंग करना शुरू कर देते हैं, कितना शेमलेस है, कितना अगली है। उसके बाद क्या होता है, भोली आर यू क्रेजी शाउटेड रामलाल। तो चूंकि भोली के फादर यहाँ पे कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, मीन्स कि तुम अपने फैमिली का इंसल्ट कराना चाह रही हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हैव सम रिस्पेक्ट फॉर अस। वो कहते हैं कि हम लोगों को रिस्पेक्ट है, इसके बारे में सोचो, व्हाई यू आर बिहेविंग दिस वे। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, फिर वो क्या रिस्पॉन्स करती है, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली। भोली कहती है फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। मैं तैयार थी इस ओल्ड लेम ओल्ड मैन से, इस बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए मैं तैयार थी आप लोगों की इज्जत की वजह से। बट I will not have such a mean, greedy and contemptible quad as my husband. I won't, I won't, I won't. तो यहाँ पे ये कहती है कि मैं तो तैयार थी शादी करने के लिए इस ओल्ड मैन से, लेकिन अब मुझे इस तरह का लो थिंकिंग और इतना ग्रेडी और इतना डिसरिस्पेक्टफुल मैन नहीं चाहिए एज अ हस्बैंड। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, मुझे नहीं शादी करना है। What a shameless girl, we all thought she was a harmless dumb cow. Then see, ये quoted है, what a shameless girl, we all thought she was a harmless dumb cow. Boli turned violently on the old woman. ये old woman थी वहाँ पे जो कह रही थी कि what a shameless girl, ये कितनी shameless लड़की है, हम लोग तो सोच रहे थे कि ये एक dumb cow है। तो यहाँ पे भोली क्या करती है, गुस्से से उस old woman की तरफ टर्न करती है। Yes auntie, you are right. You all thought I was a dumb cow, dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. तो वो कहती है यस आंटी, आप सही कह रही हैं कि आप लोग ये सोचते थे कि मैं एक डम काऊ हूँ, इसलिए आप लोग मुझे इस हार्टलेस क्रिएचर के साथ शादी दे रहे थे। बट नाउ द डम काऊ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। लेकिन अब ये डम काऊ, आज अब ये स्टूपिड गर्ल, दिस सिंपल गर्ल और ये स्टैमरिंग फूल आज ये आप लोगों के सामने बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर? क्या आप लोग और सुनना पसंद करेंगे, चाहेंगे? इस तरह से बोली यहाँ पे कहती है। देन क्या होता है, विशंबर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। क्योंकि वो तो रिफ्यूज कर दी फाइनली कि वो शादी नहीं करेगी विशंबर नाथ से, उतना ज़्यादा ग्रेडीनेस देख करके, वो किस तरह से वहाँ पे भोली के फेस में पॉक मार्क्स देख करके कितना पैसे का डिमांड कर दिया, उसे 5000 चाहिए तब वो शादी के लिए रेडी होगा। फिर भोली के फादर वहाँ पे रो रहे थे, तो ये सब सिचुएशन को देखते हुए वो फाइनली वो शादी से रिफ्यूज कर देती है। देन विशंबर नाथ क्या करते हैं, वो जो रिच ग्रॉसर थे, स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। वो अपने पार्टी, अपने सारे म्यूजिशियन बैंड को लेकर के वो रिटर्न होने लगे वहाँ से। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन
thought that this was the end of the ceremony and struck up a closing song। तो यहाँ पे जो बैंड्समैन लोग, जितने भी म्यूजिशियन बैंड वाले लोग थे, बैंड्समैन थे, वो लोग सोचे कि सेरेमनी तो एंड हो गया है, प्रोग्राम फंक्शन तो एंड हो गया, तो लास्ट में उन लोगों को लगता है कि इवनिंग सॉन्ग प्ले करना चाहिए, और वो लोग इवनिंग सॉन्ग प्ले कर देते हैं। देन फिर क्या होता है, रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बोर्ड लो विथ अ वेट ऑफ अ ग्रीफ एंड शेम। और रामलाल फिर जब वो बारात वापस लौट जाता है, वो चला जाता है, विशंबरनाथ वहाँ से चले जाते हैं, तो रामलाल एक ही जगह पे, मतलब ही वॉज नॉट मूविंग फ्रॉम देयर, वो वहाँ पे एकदम खड़े हो जाते हैं अपने प्लेस में, और वो हेड को डाउन किए हुए थे, और बहुत ज़्यादा ग्रीफ, बहुत ज़्यादा मतलब कि दुख में थे, बहुत ज़्यादा उन्हें शेम फील हो रहा था। देन उसी सिचुएशन में फिर क्या होता है, द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और वो जो सैक्रेड फायर था, जो होली फायर था, वो भी धीरे धीरे बुझ गया, वो भी स्टॉप हो गया। एवरीवन वाज गॉन, सब लोग जा चुके थे। रामलाल टर्न्ड टू भोली एंड सेड, फिर रामलाल अपनी बेटी की तरफ टर्न करते हैं, भोली की तरफ, और कहते हैं, बट व्हाट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, वट शैल वी डू विथ यू? अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, अब हम लोगों को तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी। तो ये सुन करके सुलेखा बहुत काम, बहुत सॉफ्टली, बहुत काम और स्टडी वे में वो बोलती है, डोंट यू वरी पिताजी। वो कहती है, चिंता नहीं करने के लिए, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, एंड आई विल टीच यू इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। इजंट दैट राइट मैम? तो यहाँ पे फिर भोली क्या कहती है कि ओल्ड एज में मैं आप मतलब फादर और मदर, मैं दोनों का सर्विंग करूँगी, दोनों का मतलब मैं ख्याल रखूँगी, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी, सेम स्कूल में मैं पढ़ाऊँगी जिस स्कूल से मैं इतना ज़्यादा कुछ सीखी हूँ। और फिर वो इजंट दैट राइट मैम, चूँकि उसकी शादी में उसकी मैम भी आई हुई थी, उसके स्कूल के टीचर भी प्रेजेंट थी, तो वो उधर देख कर कहती है, इजंट दैट राइट मैम? तो सही कह रही है। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। चूंकि टीचर तो कॉर्नर में खड़े होकर सारा ड्रामा देख चुकी थी, वो सारा कुछ जान गई थी। She said, yes, बोली, of course। तो फिर वो कहती है, yes, of course, she replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when he contemplates the completion of his masterpiece। तो चूंकि जब उसकी टीचर कहती है, yes, you are correct, you are right, तो यहाँ पे टीचर के आईज में भी मतलब दिख रहा था, मतलब वो जो हैप्पीनेस जो दिख रहा था, उसके टीचर के आंख में भी दिख रहा था कि किस तरीके से वो स्माइल कर रही थी, और अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा डीप सेटिस्फाइड थी। जिस तरीके से एक आर्टिस्ट अपने वर्क को कंप्लीट करने के बाद सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, इन द सेम वे टीचर को भी अंदर से एकदम डीप सेटिस्फैक्शन हो रहा था। तो ये था आप लोगों का स्टोरी। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस होल स्टोरी टुडे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।